प्यारे दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान टॉप 100 प्रश्न उत्तर सीरीज के पार्ट 6 वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। इससे पहले इस सीरीज के 5 वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से लिए गए होते हैं, जो पिछले 5 वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। तो आप लोग इस सीरीज का एक एक वीडियो जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 26 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग यदि अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वही चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सोशल साइंस क्लास 10 टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस प्लेलिस्ट के जाइए, पार्ट बाई पार्ट वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। और चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों की खास बात यह है दोस्तों कि इनके आंसर मैंने स्वयं से लिखे हैं और सरल शब्दों में लिखने का कोशिश किया है, ताकि आप सभी को अच्छे से कम समय में आसानी से याद हो जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की सीरीज का 26वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। जितनी बार कहा जाए उतनी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स में लगातार पूछा गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से कई कारणों से बेहतर मानी जाती है। अब क्यों बेहतर है, हम कारण को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कारणों को स्पष्ट कीजिए। पहला नंबर कारण है दोस्तों कि लोकतंत्र में जनता अपने शासक स्वयं चुनती है, ठीक है। लोकतंत्र में सरकार जनता की चुनाव पर निर्भर करती है, जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनेगा, ये पहली खासियत होती है। दूसरा, लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर होता है, यानी जैसा संविधान में वर्णित है उसी हिसाब से सारे कानून चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है, हर व्यक्ति के लिए बराबरी का भाव होता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। चौथा नंबर, लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाता। देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। यानी ना तो किसी को जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ना वंश के आधार पर, ना काले गोरे के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, और ना ही महिला पुरुष के आधार पर, यानी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। पांचवा नंबर लिखेंगे, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है, हर व्यक्ति अपने विचारों को संविधान के सम्मुख या सरकार के सम्मुख रख सकता है। छठवां नंबर है दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार को अपने सभी निर्णयों के लिए लोगों को जवाब देना होता है। सरकार यदि कोई भी चुनाव या कोई भी निर्णय लेगी तो उसका जवाब लोगों को उसे देना पड़ेगा। सातवां नंबर है, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार विमर्श होता है, जिससे गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलता है, ठीक है। आठवां नंबर है दोस्तों, लोकतंत्र में आम जनता का हित सर्वोपरि होता है, यानी वही काम किए जाते हैं, वही योजनाएं लॉन्च की जाती हैं जिसमें आम जनता का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद 9वां कारण लिखेंगे, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा भी बढ़ती है, ठीक है भैया। अब बात करें क्या सर हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, तो नहीं, आपको ये ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है तो भाई इतना तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी पूरे अंक आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन यहीं पे यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आता है तो 4 से 5 कारण ही लिखेंगे। यही क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आता है तो 5 कारण आप लिख देंगे, लेकिन 6 नंबर का आएगा तो कम से कम 7-8 कारण तो आपको लिखना ही है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी चावल जो है किस प्रकार की जलवायु में होता है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसे उसको सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, इसका आपको वर्णन करना है। और कहाँ कहाँ पे चावल होता है, 3 प्रमुख राज्यों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो भैया लिखेंगे उत्तर हेडिंग डाल के कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है, अर्थात सबसे ज़्यादा लोगों का खाने का पदार्थ जो है वह है चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी पहले नंबर पर चीन में सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद भारत में। आगे लिखेंगे, चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे लिखा गया है कि भाई इसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता चाहिए, अधिक नमी चाहिए, है ना, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए। आगे लिखा है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जा सकता है, ठीक है।
चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यानी ज़्यादातर चावल जो है भारत में उत्तरी राज्यों में और उत्तर पूर्वी मैदानों में भी पाया जाता है। तटीय मैदानों में यानी ऐसे एरिया जो नदियों के किनारे हैं, समुद्रों के किनारे हैं, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में चावल जो है उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है चावल के लिए आदर्श होती है। यानी चावल जो है बढ़िया जलोढ़ मिट्टी में होता है। सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में। डेल्टाई प्रदेशों में चावल अधिक मात्रा में होता है। आगे लिखेंगे, नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। तो देख सकते हो 2 से 3 जगहों का हमने नाम लिख दिया जहाँ जहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। इन जगहों पर जल की व्यवस्था भी है, नहरों से भी पानी पहुंचता है और नलकूपों यानी ट्यूबवेलों की भी व्यवस्था है। इस वजह से इन जगहों पर चावल उगाना संभव हो गया है। ठीक है, चावल जो है जून जुलाई में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है। यानी जून जुलाई में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून शुरू हो जाता है उसी समय से इसको क्या कर दिया जाता है? लगाना शुरू कर दिया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। ठीक है, ऐसे आप पूरा लिखेंगे दोस्तों, पूरे अंक आपको मिलेंगे। 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आज की इस वीडियो का तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस सीरीज का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न फालतू का नहीं लिया गया है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रिसर्च किया जाता है, 7-7, 8-8 सेटों को देखा जाता है, तभी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए दुनिया के लोग, संस्कृतियाँ और अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं। यानी कि ये पूरी दुनिया आपस में मिल जाए, पूरा विश्व जो है वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व एक हो जाए, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वैश्वीकरण कहलाती है। सभी देश आपस में मिलजुल करके रहें, इसका उसका मदद करें। ठीक है, वो एक देश से दूसरे देश में अपनी चीज़ों का आयात करे, वो अपने मतलब प्रदान करे, निर्यात करे, आयात निर्यात व्यापार होते रहें, सभी कनेक्शन मजबूत हों। इन सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कुछ निम्नलिखित हैं। किन कारणों की वजह से आजकल वैश्वीकरण बढ़ रहा है, सभी विश्व आपस में मिल रहे हैं, किन कारणों से? तो पहला नंबर आता है दोस्तों प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण को संभव बना दिया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैश्वीकरण भी काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। जैसे परिवहन हो गया, प्रौद्योगिकी में हुए विकास ने लंबी दूरी तक कम लागत पर वस्तुओं की आपूर्ति को संभव बनाया है। यानी जैसे जैसे परिवहन व्यवस्था में विकास हुआ, बड़ी बड़ी दूरियां जो हैं कम समय में तय कर ली जाती हैं और एक चीज़ को दूसरी जगहों पर पहुंचाने में हमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी की वजह से ही हो रहा है। दूसरा नंबर लिखेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की वजह से, यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो रहा है? वैश्वीकरण बढ़ रहा है। दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी सुविधाओं ने दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाएं भेजने में मदद किया है। अगर आज ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप घर बैठे मेरा ये वीडियो नहीं देख पाते। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तीसरा नंबर लिखेंगे परिवहन, और इसमें लिखेंगे परिवहन के कारण अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। यानी जैसे ही परिवहन व्यवस्था बढ़ रही है, अनेक प्रकार के साधन बनाए जा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि एक देश दूसरे देश से मिल पा रहे हैं और कारोबार जो है वैश्विक स्तर पर संभव हो गया है। यानी लोगों का धंधा, व्यापार, बिजनेस जो है एक देश से दूसरे देशों पर भी चलने लगा है। अब आगे लिखेंगे व्यापार। व्यापार में लिखेंगे व्यापार भी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है, क्योंकि भाई एक देश दूसरे देशों में अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा या फिर एक देश दूसरे देशों से अपनी देश में चीज़ों को मंगाएगा, तो इससे क्या होगा? निश्चित है कि भाई उनका कनेक्शन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी। उसके बाद लिखेंगे लोगों का पलायन। पलायन माने एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाना, तो लिखेंगे काम की तलाश में एक देश से दूसरे देशों में लोगों का पलायन भी वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है। यानी काम की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो इससे भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। ये था दोस्तों आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। उसके बाद 29वां नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं भैया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिता की भी विवेचना करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों कि उपभोक्ता के अधिकार उपभोक्ताओं को उनके हितों की रक्षा के लिए दिए गए अधिकार हैं। सबसे पहले मैं बता दूं उपभोक्ता क्या होता है। दोस्तों आप बाजार जाते हैं, दुकानदार होता है, वो सामान को बेचता है, ठीक है, वो सेलर हो गया, और आप सामान को खरीद रहे हैं तो आप उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए? उपभोक्ता। तो ये पूछ रहा है कि भाई एक आदमी जो बाजार में सामान खरीद रहा है उसको सरकार की तरफ से कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं, यानी वो सामान खरीदते वक्त किन किन चीज़ों की जांच कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताना है। साथ ही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिता, यानी कि उपभोक्ता को किस तरीके से फ्रॉड से बचाया जाए, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, उनको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। तो इसकी उपयोगिता क्या है आपको बताना है। तो भाई लिखेंगे उपभोक्ता के अधिकार जो हैं उपभोक्ताओं को उनके हितों की रक्षा के लिए दिए गए अधिकार होते हैं, और कुछ उपभोक्ता अधिकार इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सामान खरीदने वाले को क्या क्या अधिकार होते हैं ये आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि डेली लाइफ में आपसे कभी दुकानदार से झगड़ा हो तो आप उसको ये कह सकें कि हाँ ये मुझको उपभोक्ता के रूप में अधिकार दिए गए हैं, और इस चीज़ के बारे में आपसे जानकारी ले सकता हूँ। तो पहला नंबर है कि उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार है जिनसे उनकी जान या संपत्ति को नुकसान हो सकता है। ठीक है भैया। दूसरा नंबर, उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी मिलने का अधिकार है। यानी भैया आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो वो किस क्वालिटी की है, उसकी मात्रा कितनी है, उसकी शुद्धता कितनी है, और उसका मानक क्या है और उसकी कीमत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा अधिकार दिया गया है। तीसरा नंबर, उपभोक्ताओं को प्रतियोगी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का भी अधिकार होता है, यानी किसी भी कीमत पर आप वस्तु को खरीद भी सकते हैं। ठीक है। चौथा नंबर, उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। आप उपभोक्ता के अधिकारों को भी नहीं जानते हैं तो उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा नंबर, उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार है, यानी अगर कोई ऐसा व्यापारी जो आपके साथ फ्रॉड कर लिया है तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए आपके पास मांग करने का भी अधिकार है। छठवां नंबर भैया, उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण मंचों का इस्तेमाल करने का भी अधिकार है, यानी आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करता है और आपकी बातें नहीं मानता है, ठीक है, आपने जो सामान खरीदा वो वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण मंच दिए गए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका आपके पास फुल अधिकार है। ठीक है। अब ये तो हो गए भैया उपभोक्ता कुछ प्रमुख अधिकार। उसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिताएं क्या हैं इसको भी देखते हैं। तो लिखेंगे, बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। आज से कई साल पहले लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण जो है उत्पादकों तथा विक्रेताओं के द्वारा किया जाता रहा, यानी दुकानदार लोग जो हैं ऐसे ही उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते रहे, खूब लूटते रहे, खूब ठगते रहे। ठीक है। तो इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलनों के द्वारा दबाव डाला गया, है ना। आगे लिखेंगे, यह बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ, यानी लोगों ने सरकार के ऊपर भी दबाव डालना शुरू किया कि भाई उपभोक्ताओं का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से हुआ क्या कि 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। क्या कदम उठाया गया? ये कदम उठाया गया कि यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक कानून बनाया गया जो कोपरा कानून के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि कोपरा कानून के अंतर्गत लोगों को कैसे फ्रॉड से बचाया जा सकता है और उपभोक्ता को किन किन चीज़ों के अधिकार हैं, ये सब चीज़ें कोपरा कानून के अंदर बताया गया। ठीक है। सरकार द्वारा ये नियम बनाया गया, 1986 ईस्वी में कानून बनाया गया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को अलग अलग तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है। इसलिए आप लिखेंगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की उपयोगिताएं बहुत ज़्यादा हैं, ये लिख दिया। अब आप आज के इस वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भैया 6 नंबर में आने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो लिखेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई 16वीं लुई वंश के शासन का अंत हो गया।
1789 में क्रांति हुई, लुई वंश का जो शासन चल रहा था उसका अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अब कारण क्या थे, चलिए देखते हैं। तो क्रांति का पहला कारण था दोस्तों अयोग्य शासक, यानी वहां का जो शासक था, जो राजा था, वो योग्य नहीं था। क्योंकि भैया फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, जिसका शासक लुई 16वीं था। यानी फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वीं राजा राज करता था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था, यानी एकदम बेकार शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। वह एक निरंकुश शासक था, वह सुधार नहीं करना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। ये पहला कारण था। दूसरा कारण लिखेंगे दोस्तों मध्यम वर्ग, और इसमें लिखेंगे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। और यह वर्ग जो है नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। यानी मध्यम वर्ग जो था अनेक प्रकार के विचारों को जानता था, सभी प्रकार के कानूनों को जानता था, ठीक है, और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोधी भी था ये। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। ये कारण हुआ फ्रांस की क्रांति होने में। दूसरा मध्यम वर्ग का। तीसरा नंबर आम जनता की दयनीय स्थिति हो गई थी। कैसे? इस समय शासक, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई थी। यानी उस समय जब बड़े बड़े लोग जो हैं, उच्च वर्ग के लोग जो हैं, जब राज कर रहे थे, जिंदगी सुख से व्यतीत कर रहे थे, तो वहीं पर आम जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे और यही कारण था फ्रांस की क्रांति होने का। चौथा है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर वर्ग की क्या दुर्दशा हो गई थी कि इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे, यानी जो धंधे बनाए गए थे, उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। यानी उनके स्वास्थ्य के लिए उसमें लाभ नहीं था, नुकसानदायक चीज़ें थी। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, अनलिमिटेड काम करवाते थे, और ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। मजदूरों को उचित वेतन भी नहीं मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा भी नहीं देते थे। बताइए। और इस कारण इस वर्ग में असंतोष फैला हुआ था। मौका आते ही यह वर्ग भी क्रांति का पक्ष लेने लगा और फाइनली क्रांति संपन्न भी हो गई। तो वीडियो भी संपन्न हुआ, लेकिन आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो भाई ये स्कैनर है, इसको स्कैन करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर इस सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF मात्र आप 20 रुपये में परचेस कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों को बनाने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, साथ में मैं टीम भी रखा हूँ, तो जो लोग टाइप करते हैं तो भाई उनको भी पेमेंट देना पड़ता है। नहीं, ये चीज़ें मैं आपको एकदम मुफ्त में दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे 20 रुपये लेता हूँ दोस्तों, अपने टीम को मेंटेन करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे भी लिए हैं, बता तो रहा हूँ, करीब 200-250 बच्चों ने इसको ले लिया है। तो आपको भी लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।